बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त थी जब इमरान ख़ान मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से मुख्तलिफ़ हलकों से एक साथ इंतखाबात लड़ने जा रहे थे, तो उस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया था कि क्या एक शख्स एट अ टाइम एक से ज़्यादा हलकों में इंतखाबात लड़ सकता है और उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। ये चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही लीडरशिप है जो एक से ज़ायद मकामात पर इलेक्शन हलकों में लड़ के जीता और तारीख़ रकम की 8-9 हलकों से वो इंतखाबात जीते थे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फ़ैसला किया है, उसकी तफसील और रीज़न दी है, और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी आयद करने के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हो चुकी है, और साथ ही जो पंजाब की असम्बली है उसमें करारदाद मंजूर आज पेश की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 रोज़ के लिए मज़ीद जंग बंदी कुरम में जो पारा चिनार में जो हालात ख़राब थे, 10 दिन की जंग बंदी में जो अमन के लिए और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें हैं हुकूमत की, उसमें पेशरफ़ सामने आई है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 इजलास हुए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये 2 इजलास हुए, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अदालत उज़्मा में इंसाफ के हसूल और अदालती इस्लाहात के हवाले से 2 इजलास किए गए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालत उज़्मा में इंसाफ के हसूल और अदालती इस्लाहात के 2 इजलास हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालत उज़्मा में जो इजलास है उसमें एक पहले इजलास में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शिरकत की। उनके अलावा इजलास में मशहूर डेवलपमेंट एक्सपर्ट शेर शाह भी शरीक हुए। इजलास में जदीद टेक्नोलॉजी केसेस के हवाले से बेहतरी लाने का भी जायज़ा लिया गया। अलामिया में कहा गया कि इजलास में सलाहियत बढ़ाने के लिए तरबियत करने के इक़दामात पर भी गौर किया गया। इसके मुताबिक चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत दूसरे इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर गौर किया गया। अलामिया में कहा गया कि दूसरे इजलास में FBR की कानूनी टीम ने भी शिरकत की। इजलास में टैक्स मुकदमात और उनको निपटाने के हवाले से गौर किया गया। उसमें कहा गया कि टैक्स मुकदमात से मुतल्लिक़ इल्तवा की हौसला शिकनी की जानी चाहिए। बार के नुमाइंदगान ने इस बारे में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवा दी। चूँकि जो खरबों रुपए के टैक्स के मुकदमात हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, और जिसकी वजह से FBR टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा, चूँकि मुख्तलिफ़ अदालतों के हुक्म इम्तना हैं। उस हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये 2 इजलास हुए। एक इजलास में सिर्फ जजेस शामिल थे, एक इजलास में बार कौंसिल के भी नुमाइंदे थे, FBR के भी नुमाइंदे थे और बाकी भी लोग थे। और ये 2 एक इंसाफ के हसूल के लिए और एक जो इजलास था जदीद टेक्नोलॉजी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने के हवाले से और केसेस के हवाले से बेहतरी लाने से मुतल्लिक़ ये इजलास थे। आज पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को ये सेहरा उन्होंने अपने सर पर बांधा है कि पंजाब में भी उन्होंने एक सियासी जमात पर, सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी, जब आप मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। 2.5 साल से पूरा जोर लगा दिया, आपने उनसे इंतखाबी निशान ले लिया, मन मर्जी के फ़ैसले करवा लिए, रिमांड पे रिमांड चलता रहा, मुकदमे पे मुकदमा, गिरफ़्तारी पे गिरफ़्तारी, सब कुछ करके देख लिया। जब अब कुछ नहीं हुआ, जब इंतखाबी निशान भी आपने टमाटर, मूली और गाजर देख के भी अपने जो आपकी टॉप लीडरशिप थी नून लीग थी वो हार गई उन लोगों से, तो फिर उसके बाद अब आप कहते हैं कि अच्छा अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ख़त्म करके देख लेते हैं, क्या पता कोई इनकलाब आ जाए और लोग हमें भी सियासी क़ुव्वत मानना शुरू कर दें या हमारे साथ खड़े हो जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर हो जाएं। ये पंजाब असम्बली में भी करारदाद जो पेश की गई है वो नून लीग की जानिब से, नून लीग के रुकन असम्बली राना मोहम्मद फयाज़ ने ये जमा करवाई है, जिसमें कहा गया कि 24 नवंबर का हमला कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ था। अब ये 24 नवंबर का कह रहे हैं, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ या 27 नवंबर वो नहीं, 24 नवंबर। हालांकि 24 नवंबर को तो वो वहाँ से निकले थे 3 बजे के करीब, तो सवाबी से निकले, तो 24 नवंबर को तो इस्लामाबाद पहुँच ही नहीं थे। तो 24 नवंबर का हमला कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस जमात को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी थी। करारदाद के मतन में कहा गया कि इंतशारी टोले ने
اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو بھی ماننے سے انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جماعت کسی بھی ادارے کی عزت نہیں کرتی۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ 24 نومبر کے ذمہ داروں اور منصوبہ سازوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد میں کہا گیا کہ اس انتشاری ٹولے کو جو کہ ایک سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے فی الفور پابندی عائد کی جائے تاکہ آئندہ کوئی فرد یا گروہ ایسی گھناؤنی سازش سوچنے سے بھی گریز کرے۔ اب چونکہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے عمران خان، اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہی کوئی نئی سیاسی جماعت ہو سکتا ہے، کوئی نیا نام ہو سکتا ہے۔ عمران خان جب گاجر مولی پر لاکھوں ووٹ ایک ان نون آدمی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جو وہاں کا وڈیرا نہیں تھا، جو وہاں کا جگیردار نہیں تھا، سرمایہ دار نہیں تھا، جس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ اب میں آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب کی مثال دوں، ہمارے یہ لاہور کے حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے تو عمران خان کے لیے ووٹ دیا، سلمان اکرم راجہ کو تو شاید جو فیملی کے لوگ بھی ووٹ نہ دیں، چونکہ وہ سیاسی تو تھے نہیں، پولیٹیکل تو نہیں تھے، لیکن وہ لاکھوں اون چودھری کو جتوانے کے لیے 1 لاکھ ووٹ کا گھپلا کرنا پڑا۔ پھر آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کا دیکھیں تو یہی معاملہ ہوا ہر جگہ پہ۔ اب دوسری جگہ جو کیس تھا، معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی بلوچستان اسمبلی میں پیش کیا گیا، تو بلوچستان اسمبلی میں اس کو منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے بلوچستان اسمبلی میں پیش کردہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ صوبائی وزیر میر سلیم کھوسا نے پیش کی قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے اور سیکیورٹی فورسز کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی۔ متن کے مطابق پی ٹی آئی نے 9 مئی 2023 کو ملک گیر فسادات برپا کیے۔ پی ٹی آئی کی جانب پرتشدد کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ ان کی جانب سے کہا گیا اور قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ ایک جگہ قرارداد ابھی پیش ہوئی ہے جبکہ دوسری جگہ منظور کر لی گئی، بلوچستان میں منظور کر لی گئی ہے اور پنجاب میں پیش کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ صوبائی ضلع کرم میں مختلف گروہوں کے مابین 10 روز کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے، تاہم پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے علی امین گنڈا پور نے فریقین کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ علاقے میں پائیدار امن اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کے مطابق کرم میں مخالف گروہوں کے درمیان 10 روز کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہے اور دوسری جانب متحارب گروہوں کے درمیان معاملات معمول پر لانے کے لیے محفوظ نقل و حمل کے لیے سیکیورٹی پلان بھی مرتب کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں حل ہونے چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ایف آئی اے ہر دوسرے بندے کا نام ایک پی سی ایل پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیے جا رہا ہے، تو اس کی تفصیل تو بتائی جائے کہ اب تک کتنے لوگوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں اور کس قانون کے تحت اور کس اتھارٹی کے تحت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سماعت کی ہے انہوں نے، اور یہ درخواست تھی اظہر صدیق صاحب کی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو اور ایف آئی اے کو وزارت داخلہ کو انہوں نے جواب جمع نہ کروایا تو عدالت نے ان کو آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ 1 سال بعد رپورٹ آئے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ایف آئی اے اس لسٹ میں شہریوں کے نام نہیں ڈال سکتا، ایف آئی اے غیر قانونی طور پر اس لسٹ میں لوگوں کے نام ڈال رہا ہے۔ عدالت پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام شامل شہریوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کا بھی حکم دے، جس پر عدالت نے ان کو تمام اتھارٹیز کو آخری موقع دیا کہ 10 دسمبر تک جواب جمع کروائیں۔ عدالت نے کہا جی کہ 10 دسمبر کو ہم اس درخواست کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ آج ایک اہم کیس کی سماعت تھی جو کوئٹہ میں ایک بچے کے اغوا کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے کئی دنوں سے کوئٹہ میں دھرنا جاری ہے اور لاک ڈاؤن ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا جی کہ یہ پہلا ہمارا از خود نوٹس ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی بینچ نے اس از خود نوٹس کی تردید کی ہے، یہ کہہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو اور اس بچے کے لیے مسائل بنے۔ امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے کہا کہ بچے کے اغوا سے متعلق خفیہ پیش رفت رپورٹ ہے، استدعا ہے بینچ چیمبر میں جائزہ لے، بچے کی بازیابی کے لیے مشترکہ جی آئی ٹی قائم کرنے پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارک دیا کہ یہ معاملہ پہلے سے زیر التوا ہے، یہ تاثر نہ لیا جائے کہ آئینی بینچ نے کوئی از خود نوٹس لیا ہے۔
आईनी बेंच ने चैम्बर में रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद समाअत का दोबारा आगाज़ किया तो वकील बलूचिस्तान हुकूमत ने इस्तदा की कि कोयटा में जारी धरना ख़त्म करवाया जाए। नुसरत हिलाली ने कहा कि ये लोकल इंतज़ामिया का काम है, हमारा नहीं। अगर कोई मुआवनत दरकार हो तो वफाक फराहम करे। वालिद ने, उस बच्चे के वालिद ने अदालत में पेश होकर कहा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उस पर जस्टिस जमाल ने बच्चे के वालिद से कहा हर तरफ से तावन होगा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। IG साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बताई हैं। कई बातें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा सकती वरना तहकीकात ख़राब हो जाएंगी। हम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है, मीडिया इस केस की ज़्यादा तशहीर ना करे, बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में बच्चे का मामला निपटाया नहीं है, जितना दबाव होगा बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है और वफाक को काम करने दिया जाए। वहीं पे जो अहम दरख्वास्त थी, एक उम्मीदवार का कई हलकों से इलेक्शन लड़ने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी। ये उस वक्त दरख्वास्त दायर हुई थी जब इमरान खान 2022 में मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबात लड़ रहे थे और जीत रहे थे और एक तारीख़ रकम कर रहे थे। तो उस वक्त ये दरख्वास्त गई और उमरता बंदयाल का दौर था, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए। वो रजिस्ट्रार के एतराज़ात के साथ बड़ी थी। अब उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया बतौर एतराज़ केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा किसी भी उम्मीदवार का एक से ज़ायद हलकों से इंतखाबात लड़ना आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा हम कानून ख़त्म तो नहीं कर सकते, ना हम कानून ख़त्म तो कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा अगर आपने इलेक्शन एक्ट चैलेंज करते तो वो अलग बात थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा एक शख्स एक वोट इंतखाबात का बुनियादी ढांचा है, एक से ज़ायद हलकों से इलेक्शन लड़ने का अख्तियार कानून देता है। एक उम्मीदवार एक ही इलेक्शन कई हलकों से लड़ता है। एक उम्मीदवार का मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ना मजाक है। उम्मीदवार ऐसे हलकों से भी इलेक्शन लड़ते हैं जहाँ उनका वोट भी नहीं होता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अगर कानून में ख़ुद को वोट ना देना लिखा होता तो फिर आपकी बात ठीक होती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा का उस हल्का से होना लाजिम है, जो उम्मीदवार है उसका उस हल्का से होना लाजिम ना है। चूँकि जब आइन और कानून ने किसी को नहीं रोका, जब इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई कदगन नहीं है, जब आइन पाकिस्तान में ऐसी कदगन नहीं है, भले कोई चाहे वो 50 सीटों से इंतखाबात में हिस्सा ले, तो ये तो आवाम का और उसका मामला है। हम कैसे रोक सकते हैं जो चीज़ आइन और कानून ने नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि जो तायीद कुनिंदा है उम्मीदवार का या तजवीज़ कुनिंदा है वो उस हलके से होना चाहिए, उम्मीदवार को उस हलके का वोटर होना ज़रूरी नहीं है। अब अगर मुकन्नना ने इजाज़त दी है तो आप मुकन्नना की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा बेहतर होगा दरख्वास्त गुजार सियासी लीडरशिप को कायल करे। वो सियासी लीडरशिप को बताया कि एक से ज़ायद जगहों पे इंतखाबात न लड़ें और अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को बरकरार रखते हुए उसे खारिज कर दिया। ये बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त एक ही लीडर है जो एक से ज़ायद सीटों पर इलेक्शन लड़ के जीतता है। आपने देखा शहबाज शरीफ ने 2 NA की सीटों पे इलेक्शन लड़ा और दोनों जगहों पे वो फॉर्म 45, 47 वाला वो आज तक अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। एक उन्होंने छोड़ दिया कसूर की सीट जिसकी वजह से फिर वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो गया, नहीं तो वो फॉर्म 47, 45 का ही मामला था। लेकिन इमरान खान जब इलेक्शन लड़े थे तो वो बरसगीर में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी कि एक बंदा 7-8 सीटों से एट अ टाइम बयक वक्त नेशनल असम्बली की सीटों से और हर सूबे से जीत रहा हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।